हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के आए ही हैं कि हमने जो कहा था कि भाई हम सीपीओ 2024 में जो अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ्स के उन्हें अपलोड करेंगे। ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे आपको टाइटल भी दिख रहा होगा कि टॉप 30 सीपीओ 2024 एग्जामिनेशन मैथ क्वेश्चंस विद सुपर डुपर सोल्यूशन। ठीक है, सुपर डुपर का मतलब ये है कि हम आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच भी बता देंगे यदि कोई पॉसिबल होगी तो। ठीक है, शॉर्टेस्ट अप्रोच के साथ साथ आपको बेसिक तो पता चल ही जाएगा कि भाई इसका बेसिक क्या था और इसका शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। ठीक है। तो यदि वीडियो देखने आई हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस चुन चुन के निकाले गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भैया जो एक बार में हो जाएगा। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है तभी आप कर पाओगे। बाकी यदि शॉर्टेस्ट अप्रोच जाननी है तो यहाँ एंड तक बने रहिएगा। और मैंने जैसा कि यहाँ पे टाइटल में ये भी लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स। जैसा कि आपको पता है कि देखो सीएचएसएल के एग्जाम्स तो अभी निकल चुके हैं, लेकिन अभी सितंबर में सीजीएल के एग्जाम आ रहे हैं। तो क्या पता भाई उसमें अच्छे क्वेश्चंस आ जाएं। अच्छे क्वेश्चंस नहीं मतलब फिर भी यही है ना कि कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाता है। मैंने अभी देखा कि सीपीओ में एक पैटर्न दो पैटर्न तो बार बार हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा गया है एक पैटर्न का क्वेश्चन। तो वो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि भाई वो कौन सा पैटर्न है ना। लेकिन जो ये टॉप 30 क्वेश्चन है, आप जैसे 8 शिफ्ट हैं तो 8 शिफ्ट में मैं हर कोई क्वेश्चन को चूज कर सकता था, लेकिन मैंने टॉप 30 क्वेश्चन जो चूज कर करके निकाले कि बच्चे इसमें फंस सकते थे। जो एस्पायरेंट्स हैं जो पेपर दे के आए हैं या फिर जो भी करेंगे अब इसका सॉल्यूशन, तो वो उसमें फंस सकते हैं। तो उसका हम शॉर्टेस्ट अप्रोच भी देखेंगे यदि कोई पॉसिबल होगी तो। ठीक है ना। और जैसा कि जो एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो तो जानती हैं कि यार हमारा चैनल क्यों ही इतना वो ज्यादा उभर रहा है, या फिर उनके बीच में ऐसा क्या है कि जिन्होंने हम जो अभी तक हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है। तो हमारा शॉर्टेस्ट अप्रोच का रहता है सबसे, है ना। इसकी इसी बेस पे देखो हम ओलाई बोर्ड के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं आपको। ओलाई बोर्ड के सॉल्यूशंस के साथ साथ आजकल जैसे मैंने कल परसों एक पंडित का सॉल्यूशंस भी अप्लाई पंडित का सॉल्यूशन भी आपके सामने अपलोड करा था। ठीक है। और यदि कोई मॉक टेस्ट आप करना चाहते हो, हमारे से सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। और कोई पर्टिकुलर शिफ्ट का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो वो आप हमारे चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी पे भेज सकते हो। रिलीवेंट मॉक्स एसएससी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है। उसके ग्रुप को ज्वाइन करके, उस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां पे भेज सकते हो। आपको जो है सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी अप्रोच के साथ। और यदि कोई पर्टिकुलर शिफ्ट का सॉल्यूशन ही चाहिए तो वो भी बता देना, मेरे को मेंशन कर देना। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि वो जल्द से जल्द आपके सामने लाया जाए। ठीक है। इसके अलावा भी देखो आप हमारे चैनल जब इजी मैथ्स अड्डा पे जाओगे तो वहां पे बहुत सारी प्लेलिस्ट्स मिलेंगी आपको। प्लेलिस्ट में आपको देखो एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। वहां पे आपको सारे यदि कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है और शॉर्टेस्ट अप्रोच के साथ भी जानना है तो आप भाई उसको तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं सीधा। ठीक है। तो मेरे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्या, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज इक्वल। वन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% एंड द अदर आर्टिकल फॉर 3600 मोर देन द फर्स्ट। इफ द नेट प्रॉफिट इज 15 सही 27 देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। अब मेरे से कॉस्ट प्राइस ईच आर्टिकल का पूछा हुआ है, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, कॉस्ट प्राइस दोनों का इक्वल है। दोनों का इक्वल है। अब देखो भाई कुछ तो इसमें ज्ञान लगाने भी लग गए होंगे और कुछ ये सोचेंगे कि यार इसमें नेट प्रॉफिट ये 15 सही 27 ही क्यों दे रखा है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक यदि जान लें हम इस चीज का, तो आपने यदि एलिगेशन पढ़ा हो अच्छे से, एलिगेशन अच्छे से आता हो आपको, तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस शीट्स में भी जब क्वेश्चंस इंक्लूड करे थे वहां पे बताया था कि मैंने एलिगेशन का यूज कब करते हैं। एलिगेशन का यूज जब हम जब करते हैं जब हमें क्या बेस रेशियो निकालना हो। तो यहाँ पे यदि बेस रेशियो की तरफ, जैसे मैं मान लो कि मैं प्रॉफिट परसेंट निकालता हूँ, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, जितना प्रॉफिट हुआ है और उसको डिवाइड करेंगे किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो हम यदि प्रॉफिट परसेंट पे एलिगेशन लगाते तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मेरे पास दिया हुआ है कि टू आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है। मान के चलो कि मेरे पास कोई दो आर्टिकल्स थे, लेकिन मैंने पहले आर्टिकल को बेचा मैंने 10% के प्रॉफिट पे।
ठीक है, और दूसरे आर्टिकल को बेचा मैंने कुछ भी लगा लो, मान लो 55% के प्रॉफिट पे, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ यदि मैं दोनों का, जो मेरे पास दोनों वस्तुएं थी ना, उनका कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितने था, इक्वल था। इक्वल का मतलब 1:1 में था। ये मेरे पास सीपी का रेशियो है, ये मेरे पास प्रॉफिट परसेंट है। कि फर्स्ट जो थिंग है वो मेरे पास 10% पे बेची गई और इस पे 75% पे बेची गई। तो एक तो हम क्या लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। एक हम क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन का यूज करके। तो अब मैं एलिगेशन यहाँ पे क्यों बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारे पास जब कॉस्ट प्राइस यदि सेम है, कॉस्ट प्राइस यदि सेम है, तो हमारे पास जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा ना, ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा वो मेरे पास क्या रहेगा, इन दोनों प्रॉफिट का एवरेज रहेगा। इन दोनों प्रॉफिट का एवरेज रहेगा। अब जैसे लाके देख लो, 1:1 है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, वेटेड एवरेज से यदि मैं लिखता तो 10% प्लस में 55% अपॉन में 2, यही तो लिखता ना, मतलब 65% बाई 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 32.5% ओवरऑल प्रॉफिट, यही तो रहेगा ना मेरे पास। तो यहाँ पे यदि मैं चेक करूँ तो मेरे पास ओवरऑल जो प्रॉफिट रहा था, ये तो 15 से ही 27% था। अब मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग मेथड की तरफ ले जाना चाहता हूँ आपको, कि यदि ये 12% था तो दूसरी वस्तु कितने प्रॉफिट पे बेची गई होगी, दूसरी वस्तु है जो कितने प्रॉफिट पे बेची गई होगी, दूसरी वस्तु कितने प्रॉफिट पे बेची गई होगी। देखो 24% तो है ही, मतलब ये 24% तो आएगा ही, 12% से थोड़ा सा ज्यादा पे बेची गई, तो 12% तो है ही उसमें इंक्लूडेड। 12% तो है ही उसमें इंक्लूडेड। मैं इसका सीधा सीधा 2%, मैं इसका सीधा सीधा दुगना कर दूं तो सीधा सीधा कितना आएगा, 15 दूनी 30, 30 से ही 54, 54/51, मतलब कि यहाँ पे 31 सही 1/17% आ जाएगा। 31 सही 1/17%। अब मेरे को ये बताइए कि पहली वस्तु 12% पे बेची गई है। अब थोड़ा सा शिफ्टिंग मेथड यदि आपको आता हो तो भाई, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास देखो, पहली वस्तु 12% पे बेची गई, दूसरी वस्तु 3600 मोर पे बेची गई है। तो 3600 मोर पे बेची गई है, मतलब 12% तो है ही उसमें इंक्लूडेड। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो 24% तो हो गया इन दोनों का, 24%, 12 प्लस में 12, 24%, लेकिन बच कितना गया, 7 से 1/17, और इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 3600 दे रखी है ना। मैंने पूरा बेसिक समझा दिया है इसमें, ठीक है। 17 × 7 = 119, 120/17 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3600 है। तो मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, मेरे पास जो है, ये कितनी बार कट जाएगा, 30 बार, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 510। तो ये 1% की वैल्यू है, मतलब 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 51,000। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब पूरा बेसिक भी बता दिया है। इसका कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच यदि पॉसिबल होता तो मैं बताने का प्रयास करता, लेकिन यही है जो भी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि भाई इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी दी हुई है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यदि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यदि सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तुरंत, तो भाई फर्स्ट राउंड में इसको जस्ट स्किप करना, फर्स्ट राउंड में स्किप करना है इसको, और दूसरे राउंड में ही करने का ट्राई करना है इसको, कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएं, वरना इस क्वेश्चन के चक्कर में आप बाकी क्वेश्चन को छोड़ जाओगे। ठीक है, मेरे पास है यहाँ पे, रमन्ना परचेज रॉ रॉ मटेरियल्स फॉर ए सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब रमन्ना ने कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदे एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, हाउएवर ओविंग टू मतलब ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर, 22.5% ऑफ द रॉ मटेरियल्स कोड नॉट बी यूटिलाइज्ड एंड गॉट बेस्टेड। मतलब कि यहाँ पे देखो 22.5% है, तो 22.5% कितना होता है, 9/40, क्योंकि मेरे पास 1/40 कितना होता है, 2.5%, तो 9/40 कितना हो जाएगा, 22.5%। मतलब यदि मेरे पास 40 था, टोटल रॉ मटेरियल मेरे पास 40 था, तो मेरे पास यहाँ पे 31 को ही केवल ये क्या है मेरे पास, ये यूजेबल है मेरे पास, ये यूजेबल है मेरे पास। ठीक है, मतलब यदि मेरे पास 40 था ना टोटल यदि रॉ मटेरियल, तो मेरे पास 31 ही यूजेबल है। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड वाज एडेड एज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब आगे पढ़ना क्वेश्चन को, इफ रमन्ना कुड सेल his product at a price to earn an overall profit of 20% after offering a discount of 20%, how many times of total cost of raw material purchased was the marked price of the product। मतलब यहाँ पे मेरे को मार्क्ड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट निकालना है, और फिर उसको बताना है कि कॉस्ट प्राइस का कितना टाइम्स है। तो मेरे पास यहाँ पे लग नहीं रहा क्या कि भाई यदि मैं यहाँ से एमपी अपॉन में सीपी का रेशियो निकालूं, तो एमपी अपॉन में सीपी कितना होता है, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, 100 माइनस में जो डिस्काउंट दिया उसने, वही तो रहता है ना मेरे पास। वही तो रहना है ना, 100 प्लस में पी अपॉन में 100 माइनस में डी। अब मेरे पास ये तो है, पर मेरे को एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस थोड़ी पता है। एक्चुअल में मेरे को मार्क प्राइस निकालने के लिए पहले कॉस्ट प्राइस तो चाहिएगा ना।
तो भाई अब यहाँ पे 31 जब यूजेबल है, मैंने मान लिया कि पहले जो मैंने सपोज कर लिया कि 40 रुपीज था उसका, जो टोटल जो रॉ मटेरियल खरीदा ना उसका मूल्य ही उसका 40 रुपीज था। मैंने ये माना है जस्ट, है ना। थोड़ा सा भाई ये देखो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, और भाई सीपीयू में ही एक ऐसी चीज है, सीपीयू वाला ही एक ऐसा एग्जाम बचा हुआ है जिसमें एसएससी ने अच्छा लेवल बना रखा है थोड़ा, बाकी और सब एग्जाम में तो भाई पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 40 रुपीज मैंने मान लिया। पर यहाँ पे कह रहा है कि 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड वाज एडेड एज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस जो है ना, मेरे पास 40 रुपीज था ये तो, पर यहाँ पे जो 31 का वो है ना, 31 का, तो 31 का मेरे से जानना चाहता है कि 31 का कितना रहेगा, कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रहेगा ना वो कितना रहेगा, 40 प्लस में ये इसका और शामिल करो, इसका एक 80% शामिल करना है मेरे को। तो 31 का 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 24.8, मतलब कि 64.8 रुपीज है मेरे पास किसका, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अब मेरे पास यहाँ से देखो 100 प्लस में पी मतलब 120/80, 120/80, और इस 80 की वैल्यू ही मेरे को कितनी दी हुई है, 80 की वैल्यू 64.8। तो एम पी यहाँ से कितना आ जाएगा, एम पी बराबर 64.8 इंटू में, सॉरी अपॉन में 80 इंटू में 120, क्योंकि हमारे पास 80 की वैल्यू इतनी दी हुई है 64.8। तो यहां से मेरे पास जो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64.8 इंटू में 80 अपॉन में 120, सॉरी 120 अपॉन में 80, ठीक है। 120/80, तो मैं यहां से अब देखो मेरे पास एमपी आ गया, है ना। और सीपी मेरे पास कितना था, अब सीपी ये मत मान के चलना कि मेरे पास 64.8 है। मेरे पास यहां से एमपी को बस सिंप्लीफाई नहीं करना था, क्योंकि मेरे पास सीपी तो 40 दिया हुआ है ना, सीपी तो मेरे पास 40 दिया हुआ है। तो एमपी अपॉन में सीपी कितना आ जाएगा मेरे पास, एमपी अपॉन में सीपी 64.8 इंटू में 120 अपॉन में 80 इंटू में 40। तो देखो 1010 मतलब कि ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6.48 इंटू में 12 और 8 चौका 32, ठीक है। ठीक है भाई, ये मेरे पास कितनी से कट जाएगा, 4 से 3 बार, और ये मेरे पास कितने कट जाएगा, 4 से 8 बार। मतलब ये मेरे पास कितना आ गया, 0.81 इंटू में 3, तो 2.4 टाइम्स ऑफ सीपी, 2.43 टाइम्स, यही तो निकालना था मेरे को एमपी अपॉन में सीपी। यहाँ से देख लो। तो भाई ये इसके कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच यदि कोई पॉसिबल हुई तो मैं बताने का प्रयास करूंगा, नहीं तो यार देखो करना तो पड़ेगा कोई क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से। और भाई यही क्वेश्चन देखो बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यही ये पैटर्न मैंने ऐसे देखा कि भाई हर एक शिफ्ट में, ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में पूछा गया है ये पैटर्न अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इन एन इलेक्शन 12% ऑफ वोटर्स इन द वोट लिस्ट डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स। 12% मतलब यहाँ से 100 में 100% मान लूं, तो 100% में से 12% ने कास्ट नहीं करा है, तो 88% ने कास्ट करा होगा, 88% ने कास्ट करा होगा। बेरियास 14 84 वोटर्स कास्ट दियर बैलेट पेपर्स ब्लैंक। There were only two candidates, Ramagya and Shravan. The winner Ramagya was supported by 54% of the all voters in the list. He got 1456 more votes than his rival Shravan. Find the total number of votes in the list. अब मेरे से यहाँ पे बड़ी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, यदि देखो हम देखें ना तो इजी सा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी है इसकी, थोड़ी सी शिफ्टिंग लगा लो बस इसमें। कि देखो ये मेरे पास कितना है कि 12% ने तो इनवैलिड ही थे, 12% ने कास्ट करा ही नहीं, तो 88% ने कास्ट करा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, जो रामज्ञा है ना, रामज्ञा उसको 54% ऑफ द ऑल द वोटर्स मिला है। तो 54% ऑफ ऑल द वोटर्स का मतलब ये है कि उसको रामज्ञा को कितने मिले हैं, रामज्ञा को, सॉरी देखो इतना लिखना नहीं पड़ता है, रामज्ञा को सीधा 54% मिला है। तो मैं यहां से कितना कह सकता हूं कि मेरे पास श्रवण को कितना मिला होगा, श्रवण को मेरे पास मिला होगा कितना, 54। और ये इसमें से घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई 12% ने तो कास्ट करा ही नहीं है, 88 नहीं करा है, तो श्रवण को कितना मिला होगा, 34%। 34%, तो मतलब कितने से हारा, 20%, और इस 20% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको शिफ्टिंग लगानी है, कि यहाँ पे 84 वोटर्स ने कास्ट करा था, यहाँ पे वैलिड पेपर को ब्लैंक। वैलिड पेपर ब्लैंक का मतलब ये है कि उन्होंने नोटा को वोट डाला था, मतलब उन्होंने कुछ नहीं डाला था, ठीक है। और 1456 मोर वोट से जीत रहा है रामज्ञा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि ये 84 वोट्स और श्रवण को मिल गए होते, ये 84 वोट्स और श्रवण को मिल गए होते, तो वो कितने से हारता फिर, तो वो कितने से हारता फिर, 1456 माइनस 84,
1456 माइनस 84, मतलब कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास, पहले 100 घटाओ 1356, फिर उसमें 16 जोड़ दो, मतलब कि 1372। तो ये 20% की वैल्यू ही तो मेरे पास 1372 है। 20% की वैल्यू तो मेरे पास 1372 है। मतलब यहाँ से सीधा सीधा मेरे को 100% निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। 1300 इंटू 5 करो पहले तो 6500, और फिर इसमें 72 इंटू 5 करके जोड़ोगे तो 360 जोड़ोगे तो 6500 प्लस में 360 कितना हो जाएगा, 6800। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, मतलब एकदम मेरे हिसाब से तो सबसे गुड क्वेश्चन आया था ये, है ना। और ज्योमेट्री में सिर्फ मेरे को यही लगा था क्वेश्चन, तो मैंने ये ले लिया है, बाकी के दो तीन भी लिए हैं, पर वो मतलब ऐसे ही है कि हाँ हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आया था। और आपको देखो ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यदि सीखने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो हमने ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज डाल रखी है अपने ही चैनल रियली, ये इजी मैथ्स अड्डा पे, आप जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और ये तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पहली ही क्लास में समझाया हुआ है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ। इन ट्राइंगल एबीसी, पॉइंट पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट पी बी रेशियो ए पी इज इक्वल टू 3:4। मेरे पास यहाँ पे देखो ए बी है कोई, और ए बी सी है। ठीक है, मेरे पास कोई ट्राइंगल ए बी सी है, और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पी कोई पॉइंट है ए बी पे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी बी रेशियो ए पी। पी बी रेशियो ए पी मेरे को 3:4 दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, मतलब ये इसके पैरेलल हो गया। जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करता जाना है। इफ ए आर एंड क्यू एस आर परपेंडिकुलर टू पी सी, पहले पीसी बना तो लो, पहले पीसी बना तो लो। और बी पीसी पे क्या कह रहा है कि क्यू एस, जो ए आर मैंने खींचा है, ए आर, एक तो मैंने ए आर खींच दिया है यहाँ पे, ठीक है, और एक मैंने खींच दिया क्यू एस, क्यू एस। ठीक है, ये एक दूसरे मतलब ये लंब है, और क्यू एस की वैल्यू मेरे को 9 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मेरे को केस की वैल्यू चाहिए, ए आर की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बताया था कि किसी ट्राइंगल के अंदर आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए तो 100% ये चीज है कि सिमिलरिटी लगेगी। और इसमें तो भाई एक दूसरे के पैरेलल लाइन और दे रखी है मेरे को, तो सबसे बड़ा प्रूफ तो मेरे पास यही हो गया कि इसमें सिमिलरिटी तो लगेगी, सिमिलरिटी तो लगेगी इसमें। अब सिमिलरिटी लगाएंगे कैसे, देखो मैं इस वाले अब मेरे को देखो, हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, वो लॉजिक ही समझने का ट्राई करना है मेरे को। मेरे को ये वाला इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो मतलब कोई कोई छोटी सी बात तो नहीं है, मतलब थोड़ी समझने वाली बात है कि हम इस वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल को ही चूज करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये कॉमन एंगल है, ये मेरे पास कॉमन एंगल है। और देखिए ये इसके हिसाब से मतलब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। और ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि मेरे पास क्या होगा, बी क्यू पी मेरे पास किसके बराबर हो, बी क्यू पी मेरे पास किसके सिमिलर रहेगा, बी क्यू पी मेरे पास किसके सिमिलर रहेगा, बी क्यू किसके क्यू किसके सी के बराबर है, और पी किसके बराबर है, ए के बराबर। तो मेरे पास यही तो रहेगा ना, मतलब मैं यहाँ से तीन वो निकाल सकता हूँ, बी क्यू अपॉन में बी सी। सिमिलरिटी के यही तो कॉन्सेप्ट होता है ना, क्यू बी अपॉन में सी ए। और मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा ये, बी पी अपॉन में बी ए। ठीक है, ये मेरे पास अब यहाँ से मैं कितना निकाल सकता हूँ इसको, कितना नहीं। मेरे पास बी बी अपॉन में बी ए दिया हुआ है, मेरे को कितना बी पी कितना दिया हुआ है, मेरे को 3 दिया हुआ है। और यहाँ से बी ए की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, मतलब कि 7/3 आ जाएगी। सॉरी, 3/7, 3/7, 3/7। ठीक है, तो ये जब मेरे पास 3/7 आ गया, अब मेरे पास यहां से क्या करना है, अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि भाई मैंने आपको एक चीज तो वहां पे बोली थी कि सिमिलैरिटी तो लगानी है हमको, एक बार और लगानी है भाई। ये जब हमको दो दो राइट एंगल्स बना के दे रखा है, तो दो दो राइट एंगल्स मेरे को क्यों दे रखे हैं यहाँ पे, वो तो हमको कुछ लगाने के लिए ही दे रखे होंगे ना। मेरे को एसी निकालना है, टोटली मेरे को क्या निकालना है, एसी निकालना है। लेकिन एसी को कंसीडर करने के लिए मेरे पास, मैं ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैं ये वाला राइट एंगल तो चुनूंगा नहीं, ये वाला राइट एंगल तो मैं चुनूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास एसी तो आ ही नहीं रहा है इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये वाला राइट एंगल चुनूंगा, कि यदि ये राइट एंगल है तो मेरे पास, यदि ये सीधी रेखा है तो मेरे पास ये कितना रहेगा, ये भी मेरे पास 90 रहेगा, है ना। और इसी प्रकार से यदि ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा। क्योंकि मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स ही क्यों लिए हैं, उसका रीजन ये है कि मेरे पास यहाँ पे क्यू एस भी दे रखा है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि मेरे को एसी निकालना है, तो एसी तो इस वाले ट्राइंगल में ही आ रहा है ना, एसी तो अब इस वाले ट्राइंगल में ही आ रहा है ना। और यहां से मैं एक चीज बताऊं आपको कि देखो ये मेरे पास इसके पैरेलल थी, ये मेरे पास इसके पैरेलल थी, ये वाली, ये एसी इसके पैरेलल थी पी क्यू के। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई और ये एक दूसरे की क्या हो गई, ट्रांसवर्स लाइन। तो मेरे पास ये एंगल बराबर ये एंगल रहेगा ना,
मतलब मेरे पास कोण पी बराबर ये एंगल नहीं रहेगा क्या, है ना। जब मेरे पास ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल मेरे पास इसके बराबर हो गया, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ? अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, मेरे को सिर्फ एक चीज बता दो कि मैं यहां से अब क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहां से अब क्या लिख पाऊंगा कि मेरे पास कौन सा है, ए सी आर मेरे पास किसके पैरेलल, किसके सिमिलर रहेगा, ए को मेरे को अब किसके करना है, क्यू के, और सी को मैंने किसके कर दिया था, पी के, और ये आर को मैंने एस के इक्वल तो दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यदि ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है ना भाई। मेरे पास चित्र कुछ ऐसा है, इसमें चित्र में थोड़ी खिचड़ी हो गई है, आप ऐसे देखो, चित्र ऐसे बनाना है। ठीक है, ए सॉरी सी, ए और बी, और यहाँ पे मैंने पी मान लिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पी क्यू इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये कोई ऐसी लाइन है। ठीक है, ये मेरे पास ए आर है, और ये मेरे पास क्या है, क्यू एस। ठीक है, तो मैंने अब इस वाले ट्रायंगल को मैंने इस वाले ट्रायंगल के प्रूव कर दिया, सिमिलर कर दिया ना मैंने, क्योंकि ये मेरे पास इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ए सी अपॉन में क्यू पी, ए सी अपॉन में क्यू पी ही आ रहा है ना। ठीक है, ओके, हाँ, तो ए सी अपॉन में क्यू पी इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितना रहेगा, सी आर अपॉन में पी एस इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितना रहेगा, ए आर अपॉन में क्यू एस। ठीक है, अब मेरे पास यहां से क्या है, मेरे पास क्यूपी की वैल्यू दी हुई है ना, सी आर और पी एस की दी हुई है क्या, सी आर और पी एस, सी आर और पी एस, सी आर और पी एस की नहीं दी हुई है। तो मेरे को अब यहाँ पे एक चीज और देखनी थी कि देखो, यहाँ पे मेरे मैंने मैंने क्या माना था, यहाँ पे एस माना था, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, सी था। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास ए सी भी है, क्यूपी भी है ना। एसी और क्यूपी, अब एसी और क्यूपी का रिलेशन मेरे को क्या दे रखा है, एसी और क्यूपी का रिलेशन मेरे को क्या दे रखा है, यहाँ से 3:7 दे रखा है, 3:7 दे रखा है ना। और यहाँ से भी आप सीधा सीधा निकाल सकते थे वैसे तो। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये मेरे पास कितना दे रखा है, एसी और क्यूपी दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात बताओ एक मेरे को, कि यहाँ पे एसी अपॉन में क्यूपी मेरे पास कितना हो जाएगा, एसी अपॉन में क्यूपी अपॉन में आर, ए आर अपॉन में क्यू एस। मेरे पास यहाँ से एसी अपॉन में क्यूपी कितना हो जाएगा, 7:3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ए आर अपॉन में क्यू एस, और क्यू एस मेरे को कितना दे रखा है, 9। तो यहाँ से ए आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। आया नहीं आया आंसर, आया या नहीं आया, सॉरी, मेरे को ये नहीं निकालना था, मेरे को ए आर निकालना था, है ना, ए आर निकालना था। और मैंने इस वाले रिलेशन को क्यों लगाया, आप समझ में आ गया ना, कि भाई इसमें भी सी ए आ रहा था हमको, और सी ए का एक और यदि मेरे को और मिल जाता, तो मैं यहाँ दोनों से कंपेयर कर सकता था एक दूसरे को। ठीक है, अच्छा, इफ साइन एक्स प्लस में साइन वाई इज इक्वल्स टू ए एंड कॉस एक्स प्लस में कॉस वाई इज इक्वल्स टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स साइन वाई प्लस में कॉस एक्स कॉस वाई। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास कोई सीधा सीधा से इक्वेशन दे रखा है मेरे को, तो मैं यहाँ पे कुछ भी मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक बार तो एक्स बराबर बाई बराबर 45 डिग्री, यदि ये तो वैल्यू पुटिंग से था, वैल्यू पुटिंग। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू मेरे पास √2 आ जाएगी, और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू भी √2 आ जाएगी, क्योंकि 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा, √2। अब यहाँ पे √2 और √2 जमा हो, मेरे पास यहाँ से देखो कितना है, ये मेरे पास 1/2 है, प्लस में ये 1/2 है मेरे पास। तो यहाँ से वन उत्तर कहाँ से आ सकता है, देखो, 2 और 2 4, 4 - 1 नहीं आ सकता, 2 और 2 0 हो जाएगा, -1 आ रहा है, नहीं आ रहा। ये मेरे पास सही तो बैठ रहा है ना आंसर, तो अब ये सही बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है ये तो चेक कर लिया। 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ से 3 बैठेगा, यहाँ से मेरे पास -1 आएगा, और यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 3/2। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मेरे पास यही बैठ रहा है। कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 7 से 8 सेकंड। लेकिन भाई कुछ ऐसे भी तो हैं कि भाई बेसिक भी तो बता दो, बेसिक भी। तो बेसिक में आपको क्या सोचना था इसमें, मेरे पास साइन एक्स साइन बाई प्लस में कॉस एक्स कॉस बाई पूछ रहा है। तो अल्टीमेट सी बात लग रही है मेरे को, थोड़ा थोड़ा सा मेरे को समझ में आ रहा है कि यदि मैं साइन एक्स प्लस में साइन बाई को होल स्क्वायर करूं तो मेरे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस में कॉस बाई को होल स्क्वायर करूं तो मेरे पास बी स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। तो बच गया मेरे पास कितना, साइन एक्स इंटू में साइन बाई प्लस में कॉस एक्स इंटू में कॉस बाय। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2, और अपॉन में 2 हो जाएगा ना वो, क्योंकि यहाँ से 2 हो जाएगा, अरे यार भाई करके बता देता हूँ चलो। यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स साइन वाई।
साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर बाई करो यार, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर बाई प्लस में 2 कॉस एक्स इंटू में कॉस बाय। अब ये ही क्यों करा, आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा इसका। थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए पेपर में, तभी कहता हूँ कि भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये देखो ये मेरे पास 2 है ना, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 1, तो यहाँ से माइनस में 2, और ये मेरे पास 2 आ जाएगा नीचे, तो मेरे पास यही तो वैल्यू है अभी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। ठीक है, अब ये आपको देखो, ये आपको फर्स्ट राउंड में ये स्किप करना था ये क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है और थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, क्योंकि भाग ये फ्रैक्शन वगैरह दे रखे हैं, तो फर्स्ट राउंड में आपको स्किप करना था ये। ठीक है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है, यदि आप बार बार इसमें दिमाग लगाओगे तो पेपर में आपका टाइम खराब होगा। ठीक है, पर हम तो करेंगे भैया। अब यहाँ पे 12 प्लस में देखो, 3 या 9, 11/3। ठीक है, भाग, है ना, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 7/4 भाग, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 21/4 इन 2 में, मतलब देखो 5, और यहाँ से 5 × 3 = 15, 18/5। ठीक है, और भाग में कितना हो जाएगा, 4 9 बटे। ठीक है, तो 18 दूनी 36, मतलब ये आ गया मेरे पास 4/5, और 4/5 का इससे करूंगा तो 21/5, और यहाँ से 7/4 भागे 21/5 करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 5/12, है ना। 5/12 का इससे करूंगा 12/5 से हो जाएगा, मतलब 12/5, मतलब कि 44/5, तो 12 प्लस में 44/5 उत्तर आ गया। ऊपर तो मेरे पास इतना ही आ गया, इतना ही आ रहा है ना। देखो 4 से 4 कट गया, 21/5। अब ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 5/12, 5/12 को उल्टा करेंगे तो 12 है, और 11 × 44/5। ठीक है, ऊपर से तो ये आंसर आ गया मेरे पास, नीचे से क्या आंसर आ रहा है, तो 3 एकम 3 और 4/3 इंटू में 5 × 5 = 25 और 26/5, मतलब कि 104। 104, तो मेरे पास 22, 12 पंजे कितना होता है, 12 पंजे 60, और 44 104, 104/5 अपॉन में, ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 104 अपॉन में, आ, सॉरी 104 अपॉन में 15 है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 3 ही आंसर आ गया। ठीक है, ये भी थोड़ा सा भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना ये क्वेश्चन भी। ठीक है, क्योंकि अब देखो ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में आपको बता रहा हूँ, तो डे 2 वाली वीडियो में मैंने पूरे सर्कल के कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं अच्छे से, आप जाके देख लेना। ठीक है, और ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये वाला जो क्वेश्चन बना के दिया है। टू सर्कल्स विद सेंटर बी एंड डी हैव रेडियाई डी ए इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब AC is tangent to both the circles if DB and AC intersect at point E। मतलब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से, कि मेरे पास बी और डी सेंटर्स हैं, बी और डी सेंटर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको एक चीज एनालाइज करनी थी, क्या, कि बी और डी सेंटर्स हैं, और बी और डी को जब मिलाएंगे तो वो एक लाइन होगी मेरे पास स्ट्रेट लाइन, और ए और ई को जब मैं मिलाऊंगा जो भी टेंजेंट को, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, और वो एक दूसरे को कब काट सकती हैं, कब काट सकती है, जब मेरे पास ए सी रहेगी, ए सी टेंजेंट, वो मेरे पास कौन सी रहेगी, ट्रांसवर्स टेंजेंट रहेगी मेरे पास, ट्रांसवर्स टेंजेंट, जो तिरछी वाली वो रहेगी मेरे पास। तो यहां से मेरे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का तो कोई है ही नहीं, तो मेरे को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाना है, और ट्रांसवर्स के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐसे करना पड़ेगा दूर दूर, और यहां से मेरे को देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी, दोनों की टेंजेंट हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, ए यहाँ पे मान लेता हूँ और सी यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या माना था, डी ए है ना, डी ए, तो डी इसका सेंटर हो गया और ए इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सेंटर हो जाएगा ना, है ना। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई होगी, कि देखो यहाँ पे ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 का कोण, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 का कोण। ठीक है, मेरे पास डीए की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, है ना, और यहाँ पे ई है, तो ई ए की वैल्यू मेरे पास 12 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास 18 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, बीसी की वैल्यू मेरे को 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से मेरे को कैसे क्या निकालना था, मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यार जो भी सर्कल के कॉन्सेप्ट होते हैं वो सिमिलैरिटी से अप्लाई होते हैं ना, सिमिलैरिटी, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ अप्लाइंग सिमिलैरिटी ही करना है, अप्लाइंग सिमिलैरिटी, बस यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि मेरे को सिमिलैरिटी अप्लाई करनी थी।
ठीक है, सिमिलैरिटी कैसे अप्लाई करोगे, देखो ये इज इक्वल टू ये दे रखा है मेरे को, है ना, और ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास डी ए ई की वैल्यू, मेरे पास किसके, सॉरी त्रिभुज डी ए ई किसके सिमिलर हो जाएगा मेरे पास, ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल सी किसके बराबर है, सॉरी डी किसके बराबर है बी के, ए किसके बराबर है सी के, और ई किसके बराबर है ई के। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से देखो डी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, और ए की वैल्यू मेरे पास 12 दी हुई है, बीसी की वैल्यू मेरे को एक्स है, और यहाँ से ए सीई की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है 18, 18 इंटू 144, यानी कि एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई ना। ठीक है, ये भी भाई सिमिलर सा ही क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको कराया थोड़ी देर पहले। इन एन इलेक्शन द विनर वाज सपोर्टेड बाय 46%, अब मैं सीधा लिखूंगा 46% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, एंड ही गॉट 410 मोर देन हिज ओनली राइवल। 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स, एंड 60 वोटर्स कास्ट दियर वोट्स पेपर ब्लैंक, मतलब बैलेट पेपर ब्लैंक। तो मेरे को यहाँ पे यदि ये 60 इसको मिल जाते तो ये 350 से हारता, ऑब्वियसली राइवल जो 350 से हारता। हाउ मेनी वोटर्स वर ऑन द लिस्ट। ठीक है, तो चल देखो मतलब ये देखो ऐसे बटा ना, 10% तो दिया ही नहीं है, 90%, और 90% में से 46% किसको मिला है, विनर को मिला है। तो लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को 44% मिला होगा। तो मैं यहां से कितना कह सकता हूँ कि मेरे पास 4% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 350। तो यहां से मेरे को 25 का वो निकालना था, तो 25, देखो 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन तो दिख रहा, 7 का मल्टीपल, और 7 का मल्टीपल सॉरी ये भी है, ये भी है, क्योंकि देख लो 15, 7 दूनी 14 है, एक सात, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो 7 का मल्टीपल चेक करने से अच्छा 25 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा। ठीक है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरे को, 25 पंजे 125, 25 थी 175, और ठीक है, ओके, आ जाएगी ना। 2% की वैल्यू है, सॉरी यार, 2% है ना, 2% की वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास 100% की वैल्यू के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पे द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए क्यूबिकल रूम इज 42√3 मीटर। मेरे पास लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड क्या होता है, लार्जेस्ट पॉसिबल क्या होगा, उसका डायगोनली तो होगा, डायगोनली तो होगा भाई। मैं आपसे यदि कोई सीधा सीधा मैं जैसे एक स्क्वायर बना लेता हूं, मैं एक स्क्वायर की ही बात कर रहा हूं, तो स्क्वायर को अब, एक स्क्वायर का उदाहरण क्यों ले रहा हूँ वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक है सर। मेरे मेरे पास स्क्वायर का उदाहरण ले रहा हूँ, और मेरे को इसमें लार्जेस्ट रॉड रखनी है, तो लार्जेस्ट जो रॉड रहेगी वो मैं ऐसे रखूंगा तभी तो मेरे पास लार्जेस्ट आएगी। आप किसी कमरे के छत से एक कमरे के कोने से दूसरे कमरे के कोने को बढ़ाओगे तभी तो वो लार्जेस्ट बैठेगा, वरना तो आप कैसे भी लंबाई में बैठा दो चाहे चौड़ाई में बैठा दो वो रहेगा ऐसे की, मतलब ज्यादा शॉर्ट भी नहीं ज्यादा लॉन्ग भी नहीं, पर जब सबसे लार्जेस्ट यदि लगाना है तो विकर्ण के सापेक्ष ही लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से मेरे को कितना है, √2a मिल जाएगा यदि मेरे पास विकर्ण की साइड a है। पर ये मेरे को जब डायगोनल किसका निकालना है, मेरे को क्यूब का डायगोनल निकालना होता है, तो क्यूब के डाउन डायगोनल के लिए मेरे को कितना क्या करना होता है, ये मेरे को ऐसे बढ़ाना होता है कुछ ऐसे। ठीक है, तो उसकी एक साइड √2a है, और ऐसे बनाना पड़ता है ना मेरे को, एक साइड √2a है, एक साइड मेरे पास a है, तो ये जो डायगोनल रहता है वो उसका कितना रहता है, √3 है, √3 है, ऐसे ही तो बनता है ना क्यूब का डायगोनल, थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई। तो मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास a की वैल्यू 42 सेंटीमीटर आ जाएगी ना यहाँ से, सॉरी 42 मीटर आ जाएगी ना मेरे पास यहाँ से। ये मेरे पास क्या है, क्यूब की साइड है, ठीक है, क्यूब की साइड है। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर दैट कैन बी फिट विद इन द क्यूबिकल रूम इज। तो लार्जेस्ट जो पॉसिबल स्फेयर, मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर का मतलब ये है कि यदि मेरे को आर की वैल्यू निकालनी रहेगी तो a/2 ये रहेगी ना। हम किसी क्यूब में कितना बड़ा स्फीयर डाल सकते हैं, वो उसका जो रेडियस रहेगा वो उसका आधा ही तो रहेगा ना। मतलब एक तो मैं यहां से कितना कह सकता हूँ कि मेरे पास 4πr² आना था, 4πr², और 4πr² से मैं 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकता था, 11 का मल्टीपल। तो देखो 11 का मल्टीपल देखो, 5 और 9 3 12 नहीं है, 9 और 5 14 नहीं है, 5 और 4 9, और 8 नहीं है, ये भी तो मेरे पास सीधा सीधा 11 का मल्टीपल यही तो दिख रहा था। और 11 का मल्टीपल यदि आप चेक करते ना, तो कितने सेकंड का क्वेश्चन था ये, मात्र 4 से 5 सेकंड का। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, पहले यदि क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन था। पर फिर भी यदि आपको बेसिक लगाना है तो बेसिक ऐसे ही लगेगा। ठीक है, पूरा बेसिक भी बता दिया है, और कैसे करना था शॉर्टेस्ट वैसे भी बता दिया। आप इसी के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन करिए, आपको सब तरह के मेथड बताए जाएंगे, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन एक्स बराबर साइन ए प्लस में कॉस ए, वाई इज इक्वल टू सेक ए प्लस में कॉस ए। मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू साइन ए प्लस में कॉस ए है और y की वैल्यू सेक ए प्लस में कॉसेक ए है। तो भाई मैं कुछ ना कर रहा, मैं तो सिर्फ a की वैल्यू को 45 डिग्री रखा हूँ। वैल्यू पुटिंग से ऐसे हो भाई, वैल्यू पुटिंग से, क्योंकि मेरे को सबसे शॉर्टेस्ट मेथड वही लग रहा है कि मैं वैल्यू पुटिंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास देखो 1/√2, 1/√2, ये कितना हो जाएगा √2। और यहाँ से ये y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2√2। अब जमा के देख लो किसी भी जगह, देखो ये 2√2 और 1 + 3 मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 6√3 की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आएगी, सॉरी सॉरी 6√2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2√2, ये नहीं बैठेगा। y - 2x करेंगे तो 0, और 0 के बराबर ये थोड़ी हो सकता है। y + 2x करो तो 2√2 प्लस में 2√2 4√2, और यहाँ से √2 का स्क्वायर करेंगे 2, और 2 2 × 2√2 मतलब 4√2। तो यही तो आंसर सही बैठ रहा मेरे पास। आप वैसे भी चेक कर सकते थे, y - 2x x² y करोगे तो ये तो कभी ऑप्शन बनेगा ही नहीं। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। ये भाई है, ये तो ये है कि आपने सीधा आंसर लग रखा है इसलिए टिक कर दिया। तो भाई इसलिए ही नहीं, मैं कह तो रहा हूँ आप प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन तो करिए, आपको पता चलेगा कि भाई क्या है क्या नहीं होता है। वैल्यू पुटिंग से करा मैंने, कितने सेकंड लगेंगे, ज्यादा मेरे को लगेंगे 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, यदि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाते हो चीजों को तो। और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि भाई कब क्या नंबर आ सकता है, कब क्या नंबर नहीं आ सकता, तो नंबर की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आ जाओ बेसिक वाले इधर। मेरे को क्या है, मेरे को यहाँ पे सारे ऑप्शंस यदि मैं चेक करूँ तो सारे ऑप्शंस में मेरे को एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बैठा रखा है। मतलब यदि मैं यहाँ से भी निकालूंगा ना तो मेरे पास पहला ऑप्शन जो आएगा ना वो मेरे पास 1 + x² / 2x/y समथिंग समथिंग ऐसा आएगा मेरे पास। और यहाँ से दूसरे भी मैं चेक करूंगा तो मेरे पास एक्स और वाई में कोई रिलेशन है बैठा बैठा के। और मतलब सब जगह से ही मेरे पास एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बिठा रखा है, कैसे, या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। और मैं यहां से यदि क्वेश्चन देख पा रहा हूं एक चीज, तो क्वेश्चन में मेरे को एक चीज तो अच्छे से समझ में आ गई कि मैं वाई को क्या लिख सकता हूँ, वाई को मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस में कॉस ए, और अपॉन में कॉस साइन ए कॉस ए। तो यही तो दिया हुआ है मेरे को, यही तो दिया हुआ है ना मेरे को। पर यहां से मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, सीधा सीधा एक्स वाई की वैल्यू गुणा करके निकाल, एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी। तो देखो साइन ए इंटू में सेक ए कितना हो जाएगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए टेन ए, और प्लस में 1 यानी कि 1 + 10 ए, है ना। और यहां से देखो ये कॉस ए इंटू में सेक ए 1, और कॉस ए इंटू में कॉसेक ए, कॉस ए अपॉन में साइन ए मतलब कि कॉट ए। ठीक है, तो मेरे पास यहां से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 प्लस में, अब ये मेरे पास क्या होता है टेन ए प्लस में कॉट ए, टेन ए प्लस में कॉट ए अपॉन वर्ग क्या होता है मेरे पास 1 अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस ए, 1 अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस ए तो होता है। और ढंग से देखो इन चीजों को, अब मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि मेरे पास एक्स वाई आ गया, यहाँ से ये आ गया। पर यदि मैं एक्स और वाई को डिवाइड करूंगा एक दूसरे से, एक्स और वाई को डिवाइड करूंगा मैं, तो एक्स अपॉन में वाई कितना आएगा मेरे पास, एक्स अपॉन में वाई मेरे पास साइन ए इंटू में कॉस ए आएगा ना। पर यहाँ पे मेरे पास 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 प्लस में वाई अपॉन में एक्स, मतलब कि यहाँ से मेरे पास x² वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस में वाई। आ गया समझ, ठीक है, यही है ना, यही आंसर बैठा है ना। अच्छा, ए बोट कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत मतलब, मैं एक तो देखो बेसिक से करने वाले बेसिक से करते रहे ना, मैं थोड़ा शिफ्टिंग मेथड लगाऊंगा इसमें, थोड़ा शिफ्टिंग मेथड लगाऊंगा भाई मैं तो इसमें। और शिफ्टिंग मेथड कब लगाना पॉसिबल है और कब लगाना अच्छा रहेगा वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 24 और 36 है, और यहाँ पे जस्ट बदल दिया उसने, 36 और 24 कर दिया, यहाँ पे जस्ट 36 और 24 कर दिया, और 12 आवर्स में कर रहा है, यहाँ पे 10 आवर्स में कर रहा है। मतलब एक चीज दिख रही है मेरे को, एक चीज दिख रही है। मैं पहले दोनों ही तरीके बता देता हूँ, मैं आपको बेसिक बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब यदि मैं यहाँ पे भी 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम बना लेता हूँ तो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यदि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम यहाँ पे भी चल जाए ये, तो यहाँ पे कितना चलना पड़ेगा इसको, 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में कितना टाइम लगेगा इसको, 1.5 मतलब कि 15 आवर्स, 15 आवर्स।
यही तो कह सकता हूं ना मैं, यहां से यदि शिफ्टिंग मेथड लगाऊंगा तो मेरे पास यहां से कितना आएगा, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला रहा हूँ, अब मैं इसको 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला रहा हूँ, और उसी को 15 आवर्स में करा। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 12 आवर्स ले रहा है। तो ये 15 आवर्स और ये 12 आवर्स, मतलब कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? मतलब यहाँ पे ये 3 आवर ज्यादा क्यों ले रहा है? एक चीज बताइए कि यहाँ पे भी 36 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पे भी 36 किलोमीटर चल रहा है अपस्ट्रीम में, तो मतलब अपस्ट्रीम का तो कोई है ही नहीं, अपस्ट्रीम का तो कुछ नहीं है। मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि ये जो टाइम डिफरेंस आ रहा है ना, वो सिर्फ उसकी वजह से आ रहा है कि इसने यहाँ पे 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ज्यादा चला है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि यहाँ से जो 30 किलोमीटर जो उसने डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब कि वो 3 आवर्स लिए हैं उसने। यही है ना, यही है ना, आ गया ना समझ में? और अब मैं दोबारा से शिफ्टिंग मेथड लगाऊंगा, तो दोबारा से शिफ्टिंग मेथड में मेरे को क्या करना है कि अब देखो, इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ, है ना, इसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए, और इसको भूल के मेरे पास 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में रहने दो। पहले मैंने अपस्ट्रीम को चेंज करा था, अब मैं डाउन स्ट्रीम को चेंज करके देखता हूँ। डाउन स्ट्रीम को चेंज करने के लिए मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे डेढ़ से, सॉरी, यदि यहाँ पे देखो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो मैंने इसको भी 36 बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसको मैंने डेढ़ से गुणा करा, तो 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम हो गया। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, सॉरी, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो उसी को चलने में कितना टाइम लगेगा, अब 18 आवर्स, मतलब डेढ़ गुना हो जाएगा ना सारी चीजें, 1.5 आवर्स, सॉरी 18 आवर्स। तो मैं यहां से कितना कह सकता हूँ कि भाई चला तो इसने यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे भी इसने 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पे भी इसने 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। पर ये जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये 8 आवर्स का टाइम डिफरेंस जो आ रहा है, 8 आवर्स का जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो आ रहा है इस 54 किलोमीटर, सॉरी, 24 और 54, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम ज्यादा चलने की वजह से। मतलब 30/x - y, उसने कितने से चलाया, 8 आवर्स से चलाया। ठीक है, तो अब यहां से कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, मतलब अब तो यहां से सीधी सीधी स्पीड भी निकाल लो यार। यदि देखो भाई, मैं तो सीधा सीधा लिखता है, यदि देखो इतना ओनली टू एक्सप्लेन लिखना पड़ रहा है भाई, इतना, वरना सीधा सीधा लिखना होता है। मैं यहाँ से सीधा ये भी निकाल सकता हूँ कि भाई टाइम इतना है, तो मेरे पास स्पीड का रेशो इतना हो जाएगा, फिर स्पीड का रेशो निकाल के फिर हो जाएगा ये तो क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ से 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, 8x - y। तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/5 बाय, 11/5 बाई। ठीक है, अब 11/5 बाई क्यों करा, क्योंकि मेरे को करंट की स्पीड ही निकालनी थी, और करंट की स्पीड बाई होती है ना स्टिल वाटर में, वोट की स्पीड क्या होती है, एक्स होती है। ठीक है, तो 11/5 बाई ऐसे यहाँ से करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा मेरे पास, 30 या 90, मतलब कि 10, सॉरी, हाँ यहाँ से 30 ही तो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा ये, 16y/5। ठीक है, तो 50/16 इज इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू 25/8 किलोमीटर पर। ये मेरे पास शिफ्टिंग मेथड था। ओनली टू एक्सप्लेन लिखना पड़ा है, फिर से बता रहा हूं कि भाई इतना नहीं लिखना होता है, शिफ्टिंग मेथड जब अपना रहे हो तो थोड़ा तो शॉर्ट करना पड़ेगा, है ना, और इतना कुछ नहीं लिखना होता है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, अब भाई बेसिक वाले आ जाओ इधर, है ना। तो हमको क्या करना था, यहाँ पे 24/x - y प्लस में 36/x + y इज इक्वल्स टू मेरे पास 10 है। और यहाँ से मेरे को 36/x - y और प्लस में 24/x + y इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना है, यहाँ से 12। ठीक है, अब तो यहाँ से करते रहना तुम तो आराम से, है ना, कर लोगे अब तो आराम से। 24x + y, और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा ये, 36x - y, मतलब यहाँ से 24x और यहाँ से 60x, 60x, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 24 बाय और -12y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10x² - y², है ना। और यहाँ से ये मेरे पास कितना आएगा, 60x प्लस में 12y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 12x² - y²। ठीक है, ठीक है। अब एक काम तो ये करो कि भाई इसको और इसको सेम कर लो। इसको और इसको सेम करने के लिए मैंने क्या करा कि मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ पे देखो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6x माइनस में 1.2y की वैल्यू मेरे पास x² - y² है। और यहाँ से ये मेरे पास कितना है, 5x प्लस में y की वैल्यू है मेरे पास x² - y²। अब दोनों को बराबर कर दो, फिर से वही इक्वेशन बन जाएगी, और वही इक्वेशन बन जाएगी, तो लगाते रहना। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बता सकता।
ए रिडक्शन ऑफ 7.5% इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी enables ए शॉपकीपर टू परचेज। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, ठीक है। इसका शॉर्टेस्ट और सब बताएंगे आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। शॉपकीपर टू परचेज 15 kg मोर देन व्हाट ही प्रीवियसली परचेज्ड फॉर ए सम ऑफ 7400। मतलब 7400 है, 15 kg ज्यादा खरीद रहा है, किस वजह से कि 7.5% कॉस्ट प्राइस में जो है रिडक्शन आ गया। मतलब एक बात बताओ कि यदि तुम किसी दुकानदार के पास शुगर लेने गए थे, चीनी लेने गए थे, कल गए थे, तो उसने बोला कि 40 रुपए पर केजी है, और आज जब गए तो आज वो बोला कि भाई वो घट के 30 ही रह गई। इतना तो नहीं होता है पर फिर भी 30 ही रह गई। तो आप यदि उसको 40 40 ही दोगे, 40 ही दोगे, तो वो आपको कितना ज्यादा चीनी और देगा? कल के मुकाबले वो आपको कितना ज्यादा और चीनी देगा? वो आपको कितना ज्यादा और चीनी दे देगा? 10 रुपए में कितने की चीनी आ जाएगी? 10 रुपए में कितनी चीनी आ जाएगी आप ये लगा लो, ठीक है। मतलब कि जो भी है आपके पास 330 ग्राम, 340 ग्राम जो भी दे देगा, तो वो आपको ज्यादा दे देगा, वो आपको ज्यादा दे देगा ना। मतलब यही तो है ना इसका मतलब। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 32.5% ऑन द प्री रिडक्शन कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एट व्हाट प्राइस पर केजी सोल्ड द कमोडिटी वी सोल्ड टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का कर रहा है? 32.5%। 32.5% कितना होता है? 1/40 मेरे पास 2.5% होता है, 2.5 का भाग देंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 25 से कम 25 और 25 × 75, मतलब 13/40। तो 40 की चीज को वो 53 में बेच रहा है। ऑब्वियसली मेरे पास 53 का मल्टीपल और सिर्फ मेरे को एक ही ऑप्शन दे रखा था भाई, सिर्फ मेरे को एक ही ऑप्शन दे रखा था, 53 का मल्टीपल 53। कितने सेकंड का क्वेश्चन था ये? यदि 40 53 ऐसे करोगे तो 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन था, आ जाता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि आपको समझ में आ रहा है तो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब भाई बेसिक वाले आ जाओ इधर। भाई बेसिक वाला भी तो समझाना पड़ेगा ना, तो बेसिक इधर देख लो। मेरे पास यहाँ पे 7.5% का कॉस्ट प्राइस में जो अ, कमी हुई थी ना, उसके कारण वो 15 kg ज्यादा खरीद रहा है। अब जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, यदि आप 40 ही देते उसको तो 340 ग्राम ज्यादा दे देता, वो 340 ग्राम ज्यादा दे देता। मतलब उस जो घटी हुई प्राइस है, जो घटी हुई प्राइस है, चीनी की घटी हुई प्राइस, उसका 340 ग्राम की वैल्यू ही तो मैं कह सकता हूं ना, कि जितना घटा है प्राइस उतना रहेगा। मतलब उस जो घटी हुई चीनी, जैसे 340 ग्राम जो एक्स्ट्रा मिली है आपको, जो एक्स्ट्रा 340 ग्राम मिली है, यदि आप 30 ग्राम ही, यदि आप 30 रुपए देते तो वो 1 किलो चीनी देता। लेकिन जो उसने 340 ग्राम बढ़ाया है, तो उस घटी हुई, उस 340 ग्राम का रिड्यूस्ड प्राइस क्या है मेरे पास? उस 340 ग्राम का रिड्यूस्ड प्राइस क्या है, ये बता सकते हो क्या आप मेरे को? रिड्यूस्ड प्राइस मतलब कि अब घटने के बाद प्राइस क्या है उसका, तो वो कितना रहेगा? 40 का जितना परसेंट घटा है, मतलब 40 का 10%, 4 रुपया ही तो है। 4 रुपया जो भी, मतलब जो भी है, 4 10 5 6 जो भी, पर वही तो ऐसे ही तो आएगा। लेकिन जब है वो, तो जब मैंने 40 नहीं दिए उसको, 40 दिए जब जब मिले थे। मतलब मैं यहां से कितना कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 15 kg का प्राइस रहेगा ना, वो 15 kg का रिड्यूस्ड प्राइस, वो मेरे पास कितना रहेगा? 7400 का 7.5%। 7400 को 7.5%, मतलब कि ये मेरे पास कितना रहेगा? जो है, एक की वैल्यू मेरे पास यहाँ से सीधी सीधी 3700 आ गई, 1 kg की। 1 kg सीधी सीधी 3700, ठीक है। 1 kg का रिड्यूस्ड प्राइस है ये मेरे पास, सॉरी 37 37 रुपीज रिड्यूस्ड प्राइस। तो जब ये मेरे पास रिड्यूस्ड प्राइस है, तो 1 kg का ओरिजिनल प्राइस उसके पास कितना था? ओरिजिनल तो उसके पास 40 ही था। ओरिजिनल तो उसके पास 40 ही था ना भाई, ये तो मेरे पास 3/40 होता है ना, तो ओरिजिनल तो मेरे पास 40 ही था। रिड्यूस्ड तो ही तो था 37, रिड्यूस्ड ही तो था 37। अब मेरे पास जो ओरिजिनल प्राइस आ गया वो 40 आ गया। अब 40 को प्री रिडक्शन पे प्रॉफिट पे बेचना, मतलब प्री रिडक्शन का मतलब रिडक्शन से पहले, तो रिडक्शन से पहले वो 32.5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 40 प्लस में 13 53 बेच रहा है। बेसिक करना है, ऐसे कर लेना, ठीक है। मेरे पास है यहाँ से ए सेलर ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द इफ द टोटल, सॉरी 12% इफ द टोटल सेल प्राइस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाई ए सिंगल कस्टमर इज बिलो 3000, एंड डिस्काउंट ऑफ 15% इफ द सेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सीड्स 3000। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई 3000 से नीचे की चीज खरीदता है कोई कस्टमर,
तो सेलर उसको 12% का डिस्काउंट देगा, और 3,000 से ऊपर की खरीदेगा तो 15% का। ठीक है। ए शर्ट कॉस्टिंग 900 वॉज सोल्ड टू आनंद आफ्टर अर्निंग ए मार्जिन ऑफ 9%। मतलब वो शर्ट उसको कितने में बेची गई है, वो शर्ट उसको कितने में बेची गई है। एंड ऑल्सो ए जैकेट कॉस्टिंग 1900 वॉज सोल्ड टू हिम आफ्टर ए मार्जिन ऑफ 6%। हाउ मच डज आनंद हैव टू पे फॉर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द बिल्स। तो बिल्स के फाइनल सेटलमेंट के लिए उसको कितना करना पड़ेगा। देखो यहां से 900 को 9% के मार्जिन के बाद देगा, मतलब उसको कितने में बेची है। 900 का 9% हम निकालेंगे तो 900 का 109%, मतलब मैं यहां से कितना कह सकता हूँ, 981 में बेची है उसको, है ना। और 1900 का मेरे को कितना निकालना पड़ेगा, 1900 का 106%। तो 1900 का 6% निकाल लो पहले, तो कितना हो जाएगा 114, 19 की 114, मतलब कि ये मेरे पास कितने में बेची उसने 2014 में। तो उसका टोटल जो प्राइस बैठ रहा है ना, टोटल कितना बैठ रहा है, उसका टोटल बैठ रहा है मेरे पास 2995। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई 2995 में बेच रहा है, तो 2995 में उसने 12% का डिस्काउंट दिया। 12% का मतलब अब वो 12% का डिस्काउंट ही तो देगा इस पे, 12% का डिस्काउंट ही तो देगा अब इस पे, क्योंकि ये 3,000 से नीचे है। अब ये मत कहना कि 3,000 से 5 ही तो नीचे है सर, ऐसा क्या रहेगा। तो नीचे तो है ना, तो 3,000 से नीचे है, मतलब कि वो 25 की चीज को 22 में दे रहा है। अब वो डिस्काउंट इतने का दे रहा है, तो यहां से यदि मैं सीधा सीधा, यहां के बाद मैं कितना कर सकता था कि मैं सीधा सीधा 11 का मल्टीपल चेक कर सकता था। 11 का मल्टीपल चेक कर लेना, तो देखो यहां से मेरे पास कितना है, 3 3 और 9, 3 और 9 12, ठीक है, और 5 6 और 5 11 और 2 12 नहीं है। ये मेरे पास 5 5 और ये मेरे पास 7 बैठेगा, ठीक है। 5 और 6 11 और 6 और 2 नहीं। तो यहां से ही मेरे पास 5 और 6 11 और 6 और 3 9 और 2 11, यही तो मेरे पास ऑप्शन है। या फिर यहां से सीधा सीधा आप चेक करना चाहते हो तो देखो 2995 की वैल्यू दी हुई है मेरे को, 2995 अपॉन में 25 इंटू में 22 कर देना, आपका सीधा सीधा सा आंसर आ जाएगा। आप 3,000 करते, 3,000 का कितना होता है, जैसे यदि 25 इंटू में 12 करूंगा तो 300 आता है। मतलब कि यदि मैं इसको करीब 120 के आसपास मान लूं, सॉरी, हाँ 120 के आसपास मान लूं, तो मेरे को कितना आ रहा है, 22 इंटू 12 कितना होता है, 22 इंटू 12 होता है मेरे पास 264। तो मतलब 2640, इससे थोड़ा सा कम लगा लेना, 2640 से उतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है। इन एन इलेक्शन, देखो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है ना, ऑलमोस्ट बिटवीन ए एंड बी एवरी फिफ्थ वोट्स पोल्ड वाज मार्क्ड बाय इनवैलिड बाय द मशीन। एवरी फिफ्थ वोट, एवरी फिफ्थ वोट, एवरी फिफ्थ वोट का मतलब ये है कि हर 5 में से एक वोट, हर 5 में से एक वोट, मतलब कि 20%। 20% ही तो हुआ ना। ये यहाँ पे सबसे हाईलाइटेड पॉइंट यही था। In the remaining votes, A wins the election with a margin of 2500 votes और 10% of the total votes polled over B। मतलब कि 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड का मतलब ये है कि भाई वो ए 10% से जीता है। मतलब कि जैसे मैं 100 में से यदि 20% को इनवैलिड कर दूं, 100 में से 20% को इनवैलिड कर दूं तो 80% ही मिला होगा उसको, 80% ही तो मिले होंगे और बी को टोटल मिला मिलूगे। पर कह क्या रहा है कि ए ने बी से 10% ज्यादा करे हैं टोटल वोट्स का। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको मैं किस में बांटूंगा, एक्स प्लस में 10 में बांटूंगा। मतलब कि ए को कितना मिला होगा 45%, और बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा 35%। भाई यही तो लिख रहा है ना यहाँ पे। अब इतना जल्दी जल्दी कैसे हुआ, देखो भाई मैं भी पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मैं करके आया ये वो। तो देखो ये 45% है, ये 35% है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ द 90% ऑफ द invalid votes would have been in favor of B, then which of the following would have been the result of election। मतलब 90% ऑफ द इनवैलिड का मतलब ये है कि 90% ऑफ 20, 90% ऑफ 20 मतलब कि 18%। 18% और यदि बी में ऐड हो जाए तो उसको कितने हो गए, 53% हो गया ना। 53% हो गए ना, इसके ऐड होने के बाद, ऐड होने के बाद 53% हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बी वुड हैव वॉन बाय 8%। सीधा सीधा लिख रहा है ना, क्योंकि पहले ए को 45% थे, बी को 35 थे, अब 18% बी को और मिल गए, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई ए से तो जीत ही गया बी। कितना आसान क्वेश्चन था ये, कितना आसान। ठीक है। मेरे पास है ए 4 sin² थीटा इज इक्वल टू, तो यहां से देखो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है ये, तो 4 1 माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब मैंने एक स्टेप सीधा सीधा काट दिया जो कि आपको भी काटना था, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस में कॉस थीटा, तो कोई लिखने से रहा आपको। ठीक है। और आप लिख रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ भी नहीं है कोई। ठीक है।
तो मेरे पास यहाँ पे 3/4 आ गया है ना। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा की वैल्यू 3/4 माइनस में 1, सॉरी माइनस थीटा, 3/4 माइनस में 1, मतलब कि कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/4। ठीक है। अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है एक बार, यदि आप भूल जाते हो तो। बाकी यदि आप दिमाग में कर पा रहे हो तो ये तो सबसे बड़ी चीज, बहुत बड़ी बढ़िया चीज है ये तो। लेकिन आपको यदि दिमाग में नहीं रख सकते इतनी देर तक, तो आपको थोड़ा सा बस उसको कर लेना है। ठीक है। तो मेरे पास √15 आ गया, तो √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, 15 प्लस में। अब ये मेरे पास 4 बटे √15 इंटू में √15/4, सॉरी। हाँ मतलब ये मेरे पास कितना रहेगा, लंब बटे कर्ण ही तो रहेगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब और बटे कर्ण। ओके। लंब बटे आधार। ठीक है। लंब बटे आधार ये कैसे हो रहा है भाई, √15, अच्छा 2 sec थीटा हो रहा है क्या ये। हाँ तो 15 प्लस में 1, और प्लस में कितना हो जाएगा 4, दूनी 8, 4 जाए 4 दूना 8। ठीक है। तो मेरे पास 16 का 24। ठीक है। अच्छा ये है मेरे पास, ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द परचेज ऑफ 10 kg शुगर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर इज 30 पर kg एंड द मार्क्ड प्राइस इज 38 पर kg। 38 पर kg। ठीक है। मेरे को दिया हुआ है द बेइंग मशीन ऑफ द शॉपकीपर इज फॉल्टी एंड शोज वेट ऑफ 1000 ग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 900 ग्राम्स। एक सेकंड चार्ज लगा लेता हूँ मैं इसको, फिर चार्जिंग भी खत्म हो गया क्या ये। 1 सेकंड प्लीज। हाँ तो भाई यहाँ पे देखो फॉल्टी वेइंग मशीन का क्वेश्चन है। तो फॉल्टी वेइंग मशीन मतलब कुछ खरीदा कुछ और था, बेचा कुछ और था, मतलब डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन है। और डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चंस मैंने अच्छे से समझा रखा है, अपने टॉपिक भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अपने चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे। यदि आपको देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आई टैप पे भी आ रहा होगा, सर्च करके देख लेना। ठीक है। तो मैंने आपको भाई देखो बेसिक बेसिक कुछ नहीं, यहाँ पे मैं सीधा एडवांस मेथड बताऊंगा आपको। और एडवांस मेथड ये है कि देखो 12% ऑन द परचेज ऑफ 10 kg शुगर। तो 12% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 25 से वो किसी को दे रहा है, 25 से 22 में दे रहा है। ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर इज 30 पर kg एंड द मार्क्ड प्राइस इज 38। तो 30 से 38 मार्क करा हुआ है, लेकिन कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम दे रहा है। तो 1000 ग्राम की जगह वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम। ठीक है। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब कि यहां से हमको सीधा गुणा करना था। तो 25 थी 75, 75 इंटू में 8 करते, 75 इंटू में 8 600 होता है। और 600 इंटू 600 प्लस में 75, यानी कि 675 के सामान को उसने 22 इंटू 38, 38 इंटू में 22 करेंगे, मतलब 76 और 836। ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25 और 36, ठीक है। और 161 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 67। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 67.5 का। यदि 675 का 20% भी करता मैं, तो इसका 20% भी कितना होता है, 20% भी होता है इसका 125, सॉरी 135, 135। और 135 से हमको कितने पे और जाना है, 135 से मेरे को 26 और बढ़ाना है, इसमें 26। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई देखो, अब देखो ये 30% के आसपास तो जाना नहीं है, 12.5% भी नहीं जाना है। तो या तो आप 2.25% की जगह 2.50% ही निकाल के देख लो। उसका दो ऑप्शन ये है, और ये ऑप्शन करते ही आपके पास सीधा सीधा यही ऑप्शन तो बचेगा। अब भाई मैं ये सीधा ऑप्शन दिया हुआ है, इस वजह से मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, लेकिन आप दो ऑप्शन तो देखते ही काट सकते थे ना। और दो ऑप्शन जब देखते ही काट लेते, तो भाई ये ऑप्शन भी काटने में क्या दिक्कत आ रही थी। यदि 2.50 मान लेते इसको, लगभग 2.5 मानने का फायदा ये था ना कि 1/40 तो निकाल सकते थे आप सीधा। ठीक है। समझ में आ गया हो तो ठीक है भैया, नहीं आया तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये मेरे पास यदि थोड़ा बेसिक समझना है तो बेसिक ये इस चीज का हो सकता है कि भाई 10 kg का प्राइस कुछ और था, लेकिन उसने 12% के डिस्काउंट पे बेचा वो। तो मान ले उसने 30 पर kg से खरीदा, 30 पर kg पे खरीदा वो। ठीक है। तो 30 पर kg पे खरीदा, तो मेरे पास यहां से, मेरे को ये बताओ कि मेरे पास 900 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 ग्राम की वैल्यू, 900 ग्राम की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 30 अपॉन में 1000 इंटू में 900,
मतलब कि मेरे पास हो गई 2.7, सॉरी 27 रुपीज। यही तो हो गई, 27 रुपीज ही तो हो गई मेरे पास। 900 ग्राम की कॉस्ट प्राइस है ये मेरे पास। पर यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरे पास जो है कितना 38 पर केजी दिया है। तो 38 पर केजी मतलब 1000 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 38 पर केजी पे बेच रहा है। मार्केट प्राइस था उसका 38। तो 38 पे जब वो कितने का डिस्काउंट दे रहा था, 12% का डिस्काउंट, मतलब कि 22/25 में बेच रहा था उसको। और यहां से मेरे को कितने का निकालना है, 900 ग्राम का निकालना है। तो 900 ग्राम का हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्या सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है, निकाल लेना है यहाँ से भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पूरा बेसिक भी एक्सप्लेन ऐसे करना होता है। ठीक है, मेरे पास है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इज इक्वल टू √2 साइन एक्स, और साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, देखते ही √2 कॉस एक्स आ रहा था आंसर। पर कैसे आ रहा था ये भी तो आपको बताना है। मेरे को इसको के मानना था, जस्ट जस्ट मेरे को कुछ भी के एक्स जो भी आपके मन में आए, और इनका स्क्वायर करना था। इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स 1, 1 प्लस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ से 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो मेरे पास बच क्या गया, अल्टीमेटली मेरे पास 2 बच गया। 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस में के स्क्वायर, मतलब यहाँ पे सॉरी प्लस में के स्क्वायर। तो मेरे पास √2 कॉस एक्स ही तो आ गया के की वैल्यू। ठीक है, ये फिर से ऐसे ही क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन पी आर एंड एस 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स आर इनवैलिड, वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ आर एंड एस आर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। हाफ आर एंड एस को मतलब 50% मिल गया होगा इनको, 50% मिल गया होगा। एंड दे गॉट इक्वल वोट्स, दे गॉट इक्वल वोट्स मतलब कि 25% इसको मिला है और 25% ही इसको मिला है, आर और एस को। थोड़ा थोड़ा सा रफ आइडिया बना लिया करो पेपर में। ड्यू टू फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द बोर्ड्स ऑफ एस एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड बोर्ड्स आर काउंटेड एडिशनली इन फेवर ऑफ आर। तो हाफ ऑफ द बोर्ड्स ऑफ एस मतलब कि 12.5%, और 10% मेरे पास इनवैलिड थे ना। तो 10% का आधा मेरे पास कितना हो जाएगा, 5%। एडिशनली उसके पास कितने चले गए, एडिशनली एडिशनली उसके पास चले गए प्लस में 17.5%। तो आर को कितना मिला था यही पूछ रहा था मेरे को, सीधा सीधा सा आंसर था 42.5%। ठीक है, ये मेरे पास था। ए सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ 12 सेंटीमीटर हाइट एंड 7 सेंटीमीटर रेडियस इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 2 कोन्स in the proportion of 1:2 volumes. Keeping the height is 12 centimeter, what would be the percentage change in the flat surface area before and after? Okay, okay. तो भाई ये तो मेरे को पहले तो क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच को किसके इक्वल करना है मेरे को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के, जो भी है, मतलब 1/3 पाई आर R1 स्क्वायर एच और 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच को, इसकी तो इक्वल करना पड़ेगा ना मेरे को, इसके इक्वल करना पड़ेगा। मतलब मैं यहां से कितना कह सकता हूँ कि मेरे पास 1:2 है। तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर एच से पहले वो निकालना पड़ेगा मेरे को, देखो 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 12। ठीक है, तो मेरे पास 7 से 7 कट गया, मतलब 22 सत्ते 154, 154 इंटू में 12 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12×4 = 48, 4 14 1848। और इसको 1:2 में बांटूंगा, मतलब कि पहले का तो मेरे पास आ जाएगा 616, और दूसरे का मेरे पास कितना आ जाएगा 1232। ऐसे ही तो आएगा ना, 3 से भाग करो, 616 और 1232। ठीक है, और ये मेरे पास 616 आ गया, तो इसकी एक की रेडियस मेरे पास कितनी आ जाएगी, एक की रेडियस मेरे पास आ जाएगी 7, और एक की रेडियस मेरे पास कितनी आ जाएगी 7√2, 7√2। अब यहां से जब मेरे पास रेडियसेस आ गई, तो मेरे को क्या पूछ रहा है, चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर। तो फ्लैट सरफेस एरिया पता है ना क्या होता है, जो इसका एरिया है और इसके एरिया के बराबर कर दो, दोनों के एरिया, इन दोनों का एरिया कितना आएगा, और इन इसका एरिया पहले कितना था, चेंज निकाल देना फिर सीधा सीधा। ठीक है, ए वेजिटेबल वेंडर बॉट, भाई ये देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और बाकी इसमें कुछ नहीं है। 100 kg ऑफ पटाटोज एट द रेट ऑफ 19 पर kg एंड स्पेंड 100 एज कार्टेज, मतलब कि उसको 1900 तो ये पड़ गए। ठीक है, और 1900 प्लस में 100 मतलब कि 2000 पड़ गए उसको। ठीक है, ही सोल्ड 60 kg ऑफ पटाटोज एट 50% प्रॉफिट, मतलब 60 को उसने 50% के प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, रिमेनिंग एट रिमेनिंग एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग, हाफ ऑफ द रिमेनिंग मतलब 40 में से 20 बच गए, 20 को उसने कितने में बेचा, 40% के प्रॉफिट पे।
ही सोल्ड हाफ ऑफ द स्टिल रिमेनिंग पोटैटोज विद ए 25%। मतलब हाफ ऑफ 10 ही बचे और 10 को उसने 25% पे बेचा, तो बचे कुचे को कितने पे बेचे, यही पूछ रहा है ना भाई मेरे को ये क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं ना कि इससे इतना इतने पे बेचा, इतना इतने पे बेचा। प्रैक्टिस शीट में करवा रखा है, पहली प्रैक्टिस शीट में है ये क्वेश्चन, तो पहली या दूसरी में ही होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं तो सीधे सीधे लिखने का ही मतलब है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, सीधा सीधा लिखते चलना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, यदि टोटल प्रॉफिट 42% का है, मान लो मैंने इसको X% प्रॉफिट पे बेचा, तो मेरे को टोटल 42% का प्रॉफिट करना है। ठीक है, और मैंने सबसे बढ़िया मेथड क्या बताया था, इसका वेटेड एवरेज लगाओ, वेटेड एवरेज से सीधा आंसर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 प्लस ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, सॉरी ये मेरे पास 30 होगा, 30 प्लस में 8 और प्लस में 2.5 और प्लस में X%, इसी की वैल्यू मेरे को 42 दे रखी है ना। ठीक है, 30 और 8 38, 38 और 40.5, मतलब कि X की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 0.15, क्योंकि यहाँ से 10X होगा ना, 10X%। ठीक है, तो 0.15 ही आएगी ना। इफ वो x बराबर 11 देन द वैल्यू ऑफ x⁵ माइनस में 12x⁴। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू 11 है और भाई आंसर भी छोटे छोटे दे रखे थे, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यार हमको कोई फॉर्मूला वॉर्मूला की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमको थोड़े से दिमाग की जरूरत थी बस इसमें। और दिमाग मेरे को कैसे लगाना था इसमें, यहां से देख लो। मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को x⁵ x⁴ तो बहुत बड़े टर्म्स हैं, बहुत बड़े टर्म्स हैं, मतलब इसमें से मेरे को कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। भाई मतलब यही है प्रैक्टिस का खेल, यदि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आती है कि कहाँ कहाँ से कैसी कैसी चीज घूमती है। मतलब मेरे को x⁵ ये बहुत बड़ी संख्या नहीं हो जाएगी क्या, 11 की यदि मैं रखूंगा यहाँ पे, तो मैं ऐसे करता हूँ कि फर्स्ट 3 को यदि मैं कंसीडर करता हूँ, फर्स्ट 3 को मैं एक बार कंसीडर करता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट 3 को कंसीडर कर लूंगा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट 3 को कंसीडर क्यों करना है, क्योंकि मेरे पास जब ये x² बन जाएगा तो थोड़ा सा मेरे को इजीनेस रहेगी इसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो मेरे पास पहले एक्स की कॉमन लिया, एक्स की कॉमन लेती है x² माइनस में 12x प्लस में 12 बचा मेरे पास, और यहां से मैंने -12x कॉमन लेके इसको कर दिया x-1। ठीक है, और यहां से मेरे पास कितना बच गया -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x² माइनस 12x प्लस में 12 देखो 121 और प्लस में 12 कितना हो जाएगा 132, 133। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो सीधा सीधे जमा दो ना आप, 1331, और यहाँ से देखो 121 प्लस में 32 कितना हो जाएगा 133, माइनस में 132, और माइनस में ये कितना हो जाएगा 132, 10 माइनस में 1, मतलब कि 1331, और माइनस में 1320 माइनस में 1, तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर आ गया 10। 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टच वन अनदर, द एरिया सबटेंडेड बिटवीन देम इज। और भाई पहले ऑप्शन चेक कर लिया करो, ठीक है, पहले ऑप्शन चेक कर लिया करो। तो भाई 3 सर्कल को टच करवा रहा है एक दूसरे के, तो 3 सर्कल को टच कैसे करवाया होगा इसने, मान लो ऐसे ही तो करवाया होगा। 3 सर्कल को टच करवाएगा तो ऐसे ही तो करवाएगा, या फिर ऐसे करवाएगा। भाई कुछ तो सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे भी करवा सकता है, पर ऐसे उन बेवकूफ से यूं पूछो कि एक दूसरे को टच थोड़ी कर रहे हैं, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, बीच वाला ही टच कर रहा है सबको, बाकी और किसी कर रहा है क्या कोई। तो मेरे को इस ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। और आपने एक चीज, जब मैंने प्रैक्टिस शीट में करवा रखी है वो चीजें, तो मैंने आपको एक चीज बता रखी कि जब हम रोप बांधते हैं ना, इस पे रोप भी कभी कभी बांधने का काम करा हमने इस पे, तो मैंने सिर्फ एक चीज बताई थी आपको कि यहां से सिर्फ आपको क्या करना है, एक आपको ड्रॉ कर लेना है सीधा सीधा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल। और मेरे पास जब रेडियस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, मेरे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये कैसे होता है ये भी मैंने समझाया था आपको। देखो ये यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डालो, और परपेंडिकुलर डाल के मैंने इसको क्या करा, इसको ऐसे मिला दिया, तो ये टेंजेंट हो गई, और टेंजेंट और इसके बीच में ये 90 और ये 90। ठीक है, ये 90 और ये 90, तो जब ये दोनों 90 हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास ये बचे कुछ भी कितने होंगे, यही इतने ही तो रहेंगे। अब ये मेरे पास देखो, ये मेरे पास कितना है 60 डिग्री बच गया, है ना, और ये मेरे पास कितना बच गया, ये मेरे पास 60 डिग्री बच गया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे यदि मैं बढ़ा देता हूँ इसको, तो यदि ये 90 है, ये 90 है ना, और ये 60 का है, 90 और 60 कितना होता है 150, 90 और 60 150, तो मतलब मैं यहाँ से इसको कितना लिख सकता हूँ बच्चे कुछ को, इसको कितना लिख सकता हूँ 120। पर ये रोप बांधने वाला काम था, हमको तो सीधा सीधा इसका वो निकालना था, रोप बांधने वाला ऐसा निकालना था।
ये तो रोप बांधते हैं ना जब ऐसे करते हैं हम, कि भाई पहले इसका वो निकाल लो पूरा, फिर इसमें से जो भी है घटा दो, जो भी हमको बाकी के सारे लगे हुए हैं जो सब घटा दो। ये तो रोप वाला था। लेकिन अब मेरे को क्या है, अब मेरे को सिर्फ इसका वो निकालना है। तो इसका कैसे निकलेगा, देखो ये मेरे पास 60 डिग्री का है, ये मेरे पास 60 का है, ये मेरे पास 60 का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि मैं पूरे ट्राइंगल के एरिया में से, जो कि कितना हो जाएगा 3/4, √3/4 इंटू में 10 का स्क्वायर, माइनस में इसमें से कितना कर दूं, ये तीनों सेक्टर्स के एरिया को घटा दूं मैं। ये तीनों जो सेक्टर्स हैं वो उनके एरिया घटा दूं। मतलब कि 3 इंटू में 22/7 इंटू में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इंटू में ये मेरे पास कितना हो जाएगा 60/360। ठीक है, तो ये 1/6 मतलब कि 11 है, 11 इंटू में 25 करूंगा तो √3/4 इंटू में 25, माइनस में 11 इंटू में 25/7। ठीक है, यहां से π/2 लिख रखा है क्या इन्होंने? तो π/2 जब लिख रखा है तो भाई यहाँ पे π/6 करना पड़ेगा मेरे को, और कुछ नहीं। सॉरी, π/3 करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना। अब यहाँ से कैसे आंसर्स आते हैं वैसे मैंने बता दिया है ना पूरा पूरा, अब आप चेक कर लेना, थोड़ी कैलकुलेशन यदि मिस्टेक हो तो बताना। ठीक है, इफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस में ax², 2x³ प्लस में ax² प्लस में 3x माइनस में 5। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऐसा भी सोच नहीं सकता था कि ये भी क्वेश्चन कभी सीपीयू में पूछा जा सकता है। एंड x³ प्लस में x² माइनस में 2x प्लस में a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x-2, फाइंड द रिमाइंडर। मेरे को एक चीज बताओ, जब तुमने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे तो पॉलिनोमियल्स में तुमने एक चीज पढ़ी होगी कि कोई भी, जैसे मान लो कि मेरे पास x² माइनस में 4x, और प्लस में मैं लिखता हूँ 4 ही लिख देता हूँ, = 0। तो इसके फैक्टर्स मेरे पास क्या बनेंगे x-2, मतलब कि मेरे पास x-2 एक एक सोल्यूशन है इसका, x-2 एक फैक्टर है इसका, एक x-2 एक फैक्टर का मतलब ये है कि x-2 = 0, x=2। तो मैं जब 2 रखूंगा ना तो ये 2 इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, मतलब 2 रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगा एकदम। 2² 4 प्लस में 4 8, 8 माइनस में 4 × 2 करेंगे तो मेरे पास 0 ही आ जाएगा, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है मेरे पास। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई x-2 जब एक फैक्टर है इसका, तो x-2 बराबर 0, मतलब x=2। x=2 रखने पे ये इक्वेशन मेरे पास क्या रहनी चाहिए, एकदम सेटिस्फाइड रहनी चाहिए। और x-2 इसका ही फैक्टर है, x-2 इसका ही फैक्टर है। जब ये एक दूसरे को सेटिस्फाइड, जब x=2 इसमें सेटिस्फाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास ये और ये बराबर रहने चाहिए। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, तो 16 प्लस में जो कितना हो जाएगा मेरे पास 4a प्लस में 6 माइनस में 5, इसी की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी 8 प्लस में 4 माइनस में 4 प्लस में a। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आएगा 16 प्लस में 1 17, मतलब कि ये मेरे पास 3a की वैल्यू मेरे पास -9 आ गई, ए की वैल्यू -3। और ए की वैल्यू -3 रखते ही यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है वो निकाल लो आप सीधा सीधा। ए की वैल्यू -3 रखते ही आप रिमाइंडर कितना आ रहा है वो निकाल लो। तो मैं यहाँ से कितना निकालूंगा, 16 माइनस में 12 प्लस में 6 माइनस में 5, तो मेरे पास सीधा सीधा सा 5 रिमाइंडर आ गया। यदि नहीं आता है कॉन्सेप्ट तो पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ो, 10th क्लास की बुक खोल के देखो, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास है सीता टेक्स ए लोन ऑफ 35,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। सी एग्रीज टू पे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन 2 years, 1 इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पढ़नी है तो हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे सर्च करिए। यदि आपको फील लेना है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट क्या होती है, इंस्टॉलमेंट क्या होती है, ठीक है, कंपाउंडेड का भी एक दो दिन में, मतलब एक दो दिन में तो क्यों, जल्द से जल्द अपलोड करने का ट्राई करूंगा। पर मैं इसीलिए नहीं करता क्योंकि यार देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है वो आराम से हो जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो शायद थोड़ा टाइम लगे, 4-5 मिनट, मतलब 2 या 3 मिनट जो भी लगेंगे, पर आप सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो मेरे पास देखो 10 से 11, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 100 से 121, मतलब कि इसको भी बनाओ 110 और 121। ठीक है, दोनों इक्वल, इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी, और 35,000, और 35,000 की वैल्यू मेरे पास 210 दी हुई है। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए थी, मेरे को चाहिए थी वैल्यू ऑफ, हाँ 121। अब मेरे को राउंड फिगर, राउंडेड ऑफ बताना है, तो मैं सीधा सीधा 11 का मल्टीपल नहीं देख सकता। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 500/3, 7 से काट लिया, अपॉन में 121। तो देखो 121 इंटू 5 करूंगा 605, और डबल जीरो अपॉन में 3। एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि 20 या 160, 20 या 60 होता है ना, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। मैं यहाँ से आगे सॉल्व भी नहीं करूंगा, तो थोड़ा थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ
ध्यान रखा करो, ठीक है। ए पार्ट ऑफ 48,500 इज इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15%। द रेस्ट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 2 years एट द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। The ratio of interest after 5 years from the time when the first amount was invested is 5:3. How much is the second part that was invested at the rate of 10% simple interest? इतना इजी सा क्वेश्चन है ना ये, इतना इजी सा क्वेश्चन, पर बिल्कुल वो बना सकते हो इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसका सॉल्यूशन करोगे तुम, सॉल्यूशन कैसे करने बैठोगे? 48,500 का 15% था, तो 48,000 मैंने मान लिया X%, फिर X का 15% निकालूंगा, फिर वगैरह वगैरह। तो भाई ऐसी चीजें नहीं होती हैं। सिर्फ आपको यदि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो मेरे को एक चीज पता है कि मेरे को SI की वैल्यू पता है। SI की वैल्यू कितनी होती है? PRT अपॉन में 100, प्रिंसिपल रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, यही तो रहता है ना SI की वैल्यू मेरे पास। सिंपल इंटरेस्ट यही फॉर्मूले से निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट तो यही फॉर्मूले से निकलता है ना। जब सिंपल इंटरेस्ट यही फॉर्मूले से निकलता है, तो मैं यहां से क्या चीज कह सकता हूँ? मैं यहां से क्या चीज कह सकता हूँ? मैं यहां से देख क्या पा रहा हूँ कि मेरे पास जो प्रिंसिपल, तो क्या है प्रिंसिपल, मेरे को पता नहीं है। प्रिंसिपल मेरे को पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेरे पास सेम नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेरे पास सेम नहीं है, पर मेरे पास जो है, और टाइम भी मेरे पास सेम नहीं है, टाइम भी मेरे पास सेम नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो मेरे पास एस आई रहेगा वो पी, एस आई प्रोपोर्शनल टू पी आर टी, एस आई इज प्रोपोर्शनल टू पी आर टी, है ना। और मेरे को फिर एस आई का रेशियो दे रखा है और पी आर टी का भी दे रखा है। तो मेरे पास यहां से देखो P1 इंटू में आर टी करो, आर टी करोगे मतलब पहले को कितने पे करा गया है? 15% के पर एनम पे 5 ईयर्स के लिए, मतलब कि 75% मिल गया। P1 का 75%, और P2 का कितना रहेगा? वो 10% पे करा गया 2 ईयर्स के लिए, मतलब कि 30%। इसी की वैल्यू तो मेरे पास कितनी दे रखी है? 5:3। 5:3 इसी को तो दे रखी है, मतलब कि P1 अपॉन में P2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? यहाँ से मेरे पास P1 अपॉन में P2 की वैल्यू कितनी है? देखो ये 5/2, मतलब कि 2/3 आ गई मेरे पास P1 अपॉन में P2। और इस 5 की वैल्यू ही मेरे को कितनी दी हुई है सवाल में? 48,500, मतलब कि यहाँ से 9700 आ गई। एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 9700, तो तीन की वैल्यू निकालनी थी मेरे को, क्योंकि 10% पे वही तो इंटरेस्ट करा गया है ना। 10% पे वही तो इंटरेस्ट करा गया है ना। अब ये तो पूरा हो गया बेसिक, है ना। और थोड़ा थोड़ा सा यदि आप ऑप्शंस की तरफ निगाहें दें ना, थोड़ा थोड़ा सा यदि आप ऑप्शंस की तरफ निगाहें दें, तो देखो हम वैसे क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि 3 का मल्टीपल 9 और 4 13 और 2 15, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, और ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा था। तो हम ऐसे भी ऑप्शन नहीं लगा सकते थे, ठीक है। 42% ऑफ रनिताज वीकली इनकम इज इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर वीकली इनकम। मतलब कि भास्कर और जो रनीता है उसकी जो इनकम का रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा? 42:56। मतलब कि ये मेरे पास कितना रहेगा? 3:4। 14 कट जाएगा ना, ये इनकम का रेशियो है, इनकम रेशियो, ठीक है। इफ भास्कर वीकली इनकम वाज रेज्ड बाय 200 while Ranita's weekly income did not change, the ratio of weekly incomes Ranita and Bhaskar respectively would have been 5:4। मतलब पहले थी 3:4, लेकिन भास्कर की कितनी बढ़ गई? भास्कर की 200 बढ़ गई, तो उस वजह से वो कितना है, उस वजह से वो रेशियो चेंज हो गया। अब जो रनिता एंड भास्कर की जो वो है ना, सॉरी, जो मतलब यहाँ से भास्कर्स इनकम वॉज रेज्ड बाय, ठीक है, द रेशियो ऑफ वीकली इनकम्स ऑफ रनिता एंड भास्कर। रनिता एंड भास्कर का है ना जो मेरे पास, तो भास्कर और रनिता का कितना हो जाएगा मेरे पास? 4, 3:4, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये मेरे पास रनिता की थी और ये मेरे पास भास्कर की थी, तो यहां से यहां तो ये बढ़ना पॉसिबल है, लेकिन यहां से यहां तक ये बढ़ेगा थोड़ी, क्योंकि रनिता की तो डिड नॉट चेंज है ना। तो जब ये डिड नॉट चेंज है तो इसको सेम तो करो पहले, यही तो रेशियो का सीधा सीधा मतलब होता है। मतलब कि 15:20, और यहाँ पे करूंगा तो 16 कितना हो जाएगा मेरे पास? 20। तो यहाँ से एक की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है? 200 दी हुई है ना। तो मेरे को क्या पूछ रहा है? रनिता की वीकली इनकम, और रनिता की वीकली इनकम मेरे पास कितनी हो जाएगी? 4,000 ही तो होगी। 20 × 20, 20 × 200, 4,000, ठीक है। 10t प्लस में cot t इज इक्वल टू 1, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन 1 में sin t प्लस में cos t। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई तो ऐसे रहेंगे कि जैसे ये मेरे पास कितना होता है, ये मेरे पास सीधा सीधा सा होता है ना, 1 में sin t इंटू में cos t इज इक्वल्स टू 1।
पर यहाँ पे ये मेरे पास ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू ये मेरे पास कितनी है, साइन टी इंटू में कॉस टी। और यहां से यदि ढंग से देखो ना, ढंग से देखो यहां से, तो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन ये और आ सकता है, यहां से एक सॉल्यूशन ये और आ सकता है, ये मेरे पास यहां से कि साइन क्यू टी प्लस में कॉस क्यू क्यू टी बना सकता हूं ना, फॉर्मूला यहां से बना सकता हूँ ना, यहां से फॉर्मूला बना सकता हूँ ना, यहां से फॉर्मूला जीरो। तो एक सॉल्यूशन तो मेरे पास ये आता है साइन टी माइनस में साइन टी इज इक्वल्स टू माइनस में कॉस टी, यहां से एक सॉल्यूशन तो ये आता है, पर साइन टी की वैल्यू माइनस कॉस टी करेंगे तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट बनेगा, जो कि हम कर नहीं सकते। तो हमारा ऐसे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, फिर कहोगे कि क्वेश्चन रॉन्ग आया था सर, क्वेश्चन रॉन्ग आया था, यही तो एक्सक्यूजेस रहेंगे ना आपके एग्जाम के बाद, कि मेरे पास साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू साइन टी इंटू कॉस टी है। इसको साइन टी को कॉस टी को इधर लेके जाऊंगा तो साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर माइनस में साइन इंटू कॉस, और यहाँ पे साइन प्लस में कॉस यदि मैं दोनों तरफ जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास साइन क्यू प्लस में कॉस क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से साइन, एक तो मेरे पास सजेशन ये आ गया कि साइन की वैल्यू मेरे पास कॉस्टी के बराबर है, और यहाँ से आती है आपने माइनस कॉस्टी के बराबर है, तो वन अपॉन में जीरो, इनडेफिनेट देखते ही आपका थोड़ा दिमाग घुमा और आपने कह दिया कि क्वेश्चन गलत है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि वन ऑफ द वैल्यूज, मतलब कि वैल्यूज तो भाई कुछ नहीं पता, इनडेफिनेट जो भी है, नॉट डिटरमाइंड जो भी है, लेकिन वन ऑफ द वैल्यूज पूछ रहा है, वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज। तो वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वो देखने की जरूरत है मेरे को। ठीक है, अब समझ में आया क्या पूछ रहा क्या नहीं पूछ रहा था ये, है ना। तो यहां पे देखो, ये मेरे पास था टेन टी प्लस में कॉट टी इज इक्वल्स टू वन है मेरे पास, है ना। तो यहाँ पे ये मेरे पास कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू साइन टी इंटू में कॉस टी, साइन टी इंटू में कॉस टी। लेकिन मैं यहां से एक चीज और निकाल पाऊंगा ना, मैं यहां से एक चीज और निकाल पाऊं कि यदि ये मेरे पास कैसे, यदि मैं यहां से जो है साइन टी प्लस में कॉस टी का होल स्क्वायर निकालूं, क्योंकि मेरे को उसके लिए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ना। उसका स्क्वायर कितना रहेगा मेरे पास, वन प्लस में टू साइन टी इंटू में कॉस टी, साइन टी इंटू में कॉस टी, यही तो रहेगा। ठीक है, पर ये मेरे पास साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू है साइन टी इंटू में कॉस टी, साइन टी इंटू में कॉस टी, और यहां से ये मेरे पास साइन टी प्लस में कॉस टी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब यहां से सॉल्यूशन समझ में आया, अब यहां से कुछ सॉल्यूशन समझ में आया तुमको, कि साइन टी इंटू में कॉस टी की वैल्यू जब मेरे पास वन है, यहां से सीधा सीधा वन है, तो मैं यहां से कितना कह सकता हूँ कि साइन टी प्लस में कॉस टी की वैल्यू का होल स्क्वायर मेरे पास कितना है, यहाँ से थ्री है। तो ये मेरे पास जब रूट थ्री आ जाएगा यहाँ से, तो वन अपॉन में रूट थ्री इसका एक पॉसिबल वैल्यू हुआ ना। आप पहले राउंड में यदि नहीं कर सकते तो पहले राउंड में स्किप करना था इसको, और दूसरे राउंड में इसको थोड़ा सा देखना था कि भाई हाँ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते थे। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस में साइन वाई, साइन वाई माइनस में साइन एक्स। आपको ये फॉर्मूला पता हो कि साइन स्क्वायर बाई माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बन गया ऊपर, और नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा, नीचे मेरे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, यही बन रहा है ना, यही बन रहा है ना। तो मेरे पास ऊपर नीचे दोनों इक्वल चीजें हैं, ये दोनों इक्वल चीजें हैं पर एक दूसरे की माइनस हैं। अब वो माइनस कैसे हैं, देखो ये मैं कितना लिख सकता हूँ इसको, वन माइनस में कॉस स्क्वायर बाई लिख सकता हूँ, माइनस में इसको कितना लिखूंगा, वन प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में कॉस स्क्वायर बाई माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। आ गया ना, वन से वन कट गया, है ना। और ये मेरे पास माइनस यदि कॉमन लूंगा तो ऊपर नीचे बराबर है, माइनस वन, सीधा सीधा आंसर है। आपको रट लेना है ये कि साइन स्क्वायर बाई माइनस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर बाई माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस। ठीक है, इफ टू बी प्लस में टू सी प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना। भाई मेरे पास तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन दे रखी है, मैं अल्टीमेटली खुद की तरफ से कुछ भी जमा सकता हूं। मैंने ले लिया कि ए की वैल्यू माइनस वन, बी की वैल्यू ले ली मैंने प्लस वन, और सी की वैल्यू ले ली मैंने जीरो। ठीक है, तो माइनस वन प्लस वन जीरो जमा इसमें। अब आ गया ना सीधा सीधा उत्तर, माइनस वन प्लस वन जीरो करोगे तो चार प्लस में चार प्लस में जीरो अपॉन में ये मेरे पास जीरो है, और यहां से ये कितना हो जाएगा, माइनस आठ आ जाएगा ना, मतलब सीधा सीधा माइनस आठ इंटू में माइनस वन इंटू में वन, तो मतलब चार प्लस में चार अपॉन में आठ इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये सीधा वैल्यू पुटिंग से करना था, आपको कितने सेकंड लगे थे, आपको 7 से 8 सेकंड लगे थे। लेकिन बेसिक वाले भी तो हैं भैया, बेसिक भी तो बता दो इसका, बेसिक भी तो बेसिक के लिए मेरे को क्या करना था, मेरे पास यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे एक चीज दिख रही है, फोर सी फोर ए स्क्वायर प्लस में फोर बी स्क्वायर, पर वो कैसे आ सकता है मेरे पास, वो कैसे आ सकता है, वो मेरे पास एक ही चीज से आ सकता है कि मैं टू बी प्लस में टू टू ए की वैल्यू माइनस सी लिखूंगा,
और यहां से इसका स्क्वायर करूंगा, 4b² प्लस में 4a² प्लस में ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 8ab की वैल्यू मेरे पास c² है, c²। तो आप समझ में आ गया यहाँ से कितना क्या करना क्या नहीं करना था। यहां से ये c² माइनस में 8ab तो है, यहां से c² माइनस में 8ab तो है। तो मतलब यहां से जब ये 4b² प्लस में 4a² की वैल्यू को मैं यहाँ पे सीधा अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ, c² माइनस में 8ab और अपॉन में 5c² माइनस में 8ab, ऊपर नीचे एक ही बन गया ना, कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, ये मेरे पास है द कॉर्ड लेंथ ऑफ ए कॉर्ड मेड ऑन एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। द लेंथ ऑफ द आर्क इज इन द यूनिट्स इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 यूनिट्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अब सीधा सीधा सा क्वेश्चन बताओ मेरे को, सीधा सीधा सा क्वेश्चन बताओ मेरे को। यहाँ पे मेरे को सीधा सीधा से एक दिया हुआ है कि ये मेरे पास सर्कल है कोई, और सर्कल की कॉर्ड है, सर्कल की कॉर्ड क्या कह रहा है ये, द लेंथ ऑफ आर्क इज इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 यूनिट। 21 यूनिट मेरे पास सर्कल की क्या है, 21 यूनिट्स मेरे पास कितनी है, सर्कल की रेडियस है ये मेरे पास, सर्कल की रेडियस। ठीक है, द कॉर्ड आ रहा है, हाँ, और ये जो कॉर्ड है ना वो भी मेरे पास 21 सेंटीमीटर ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क कितनी रहती है, लेंथ की बता सकते हो क्या मेरे को, 2πr इंटू में θ/360 तो रहती है। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 21 और इंटू में 60/360 करोगे 1/6। ठीक है, तो 22 सेंटीमीटर आंसर आ गया, है ना। और इसी प्रकार से ये 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, है ना। और यदि देखो भाई सॉल्यूशन तो एकदम बढ़िया दे दिया है आपको, बेसिक भी बता दिया है जहाँ पे बेसिक की जरूरत थी, और जहाँ पे बेसिक की जरूरत नहीं थी वहां पे सीधा तरीका ही बताया है आपको। ठीक है, तो सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं, है ना। और इसमें देखो आपको सिर्फ ऐसे ही करना था ना कि मतलब 3 इंटू 22/7 इंटू में 25 माइनस इंटू में जो है कितना हो जाएगा ये, सॉरी, ये मेरे पास पाई/, कितना हो जाएगा ये, जो मेरे पास ये है ना 60 डिग्री बनाएगा ये, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई/3 तो लिखूंगा। 60 डिग्री को मैं पाई/3 तो लिखूंगा ना, तो पाई/3 जब लिखूंगा तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लेना है ना, एक बार ट्राई कर लेना। और सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि और कोई क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड करे जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।